आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नेंगे के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की ईंट से कूचकर हत्या का आरोप। संत कबीर नगर में दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने किया नामांकन। गोरखपुर जनपद के सरदार नगर विकासखंड क्षेत्र में एक महिला समेत मिले 2 कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। और बलिया जनपद के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में कहीं मुर्गा पार्टी तो कहीं असलहों का हो रहा है प्रदर्शन। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा के भरतपुर गांव में संपत्ति के लोभी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में जमीनी रंजिश में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की शनिवार की सुबह पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दिया और फरार हो गया है। बड़े भाई द्वारा अपने छोटे भाई की हत्या की सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। चौरी चौरा पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी भाई घर से फरार हो चुका है। पुलिस हल्के के चौकीदार की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। सीओ चौरी चौरा कुलदीप तिवारी ने बताया कि चौरी चौरा के भरतपुर गांव में सगे भाई ने अपने ही भाई की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर फरार हो गया है। आरोपी भाई और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप है। बीती रात 2/3 अप्रैल को थाना चौरी चौरा क्षेत्र में ग्राम भरतपुर टेलिया टोला निवासी परोरा गुप्ता सनौर स्वर्गीय लोहर गुप्ता जो कि साधु थे, उनका सिर कूच करके ईंट पत्थर से हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले मृतक परोरा गुप्ता के सगे भाई प्रद्युम्न गुप्ता की पत्नी मुन्नी देवी और प्रद्युम्न गुप्ता के 2 बेटे अरविंद व अनिरुद्ध, ये लोग हैं। संपत्ति विवाद में इन लोगों ने इनकी हत्या की है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के प्रथम चरण के लिए खलीलाबाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर 1 दर्जन से अधिक जिला पंचायत प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि खलीलाबाद के 30 वार्डों के लिए कुल 3 काउंटर बनाए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने आए प्रत्याशियों ने कहीं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना बताया तो कहीं नर्सिंग कॉलेज खोलने के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। नामांकन के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पहले से ही पूरी तरह से सतर्क हैं और जगह जगह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मुस्तैद कर दिया गया है। मैं वार्ड नंबर 13 से पर्चा दाखिल किया हूँ। ये पहले 14 2 सीट, इसलिए वार्ड 13 हो गया और मैं 5 साल अपने लोगों के बीच रहा। जनता का रुझान जो है अच्छी है। वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी जिस वार्ड से आप लड़ रहे हैं? क्या कुछ समस्याएं इस वार्ड की? वहाँ की समस्याएं सबसे पहले शिक्षा, विकास, सड़क, जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उनको पूरा कराना, वहाँ के सम्मानित जनता को सम्मान देना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वार्ड नंबर 17 से नामांकन किया हूँ और अभी तक का जो भी चुनाव होते आए हैं, जो भी बड़े लोग हैं पैसे के दम पे आते हैं और जीत के जाते हैं। उसके बाद वो किसी भी काम, जैसे गांव के विकास के लिए कभी कुछ किया नहीं। सड़क हुआ, नाली हुआ और स्कूल हुआ। हम वार्ड नंबर 18 से दाखिल किए हैं। हमारा वहीं गृह जनपद भी है। हमारा घर मकान सब कुछ हमारा कर्मभूमि ही है उसी इलाके में। मैंने अपने इलाके में आज 10 साल से बहुत काम किए हैं और उस काम के बल पर ही हमने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। वहाँ हमने श्रम विभाग से 6235 साइकिलें दिलाई हैं, 715 सोलर लाइट लगवाए हैं घर में। बलिया जनपद में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दौरान असलहों का जमकर प्रदर्शन होते देखा जा सकता है। कहीं प्रत्याशियों द्वारा मुर्गा पार्टी का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं इस दौरान गोली चलने की भी सूचना आने लगी है।
नरही थाना क्षेत्र के पिपरा काला गांव का मामला बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो और सफारी जीपों पर चली गोली से गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हुई दिखती है। आपको बता दें कि बंदूक की गोली से निकली गोली स्कॉर्पियो और सफारी को आर पार कर निकल गई है। मौके पर चंद्रभान सिंह घायल हुए हैं। घायल को ले जा रही एम्बुलेंस पर बदमाशों ने गोली मारी। स्थानीय पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सभी लाइसेंस असलहे थाने में जमा है तो भारी मात्रा में कारतूस और गन कहां से आए हैं। 24 घंटे पहले प्रधान और पुत्र के साथ मारपीट की घटना और असलहे प्रदर्शन हुआ था। भाजपा के प्रमुख पद के दावेदार मनीष सिंह की गाड़ी पर फायर झोंका गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोली कैसे चली? मेरा देवर जी गए थे वोट मांगने के लिए, पड़ोसी में इलेक्शन में खड़े थे। उन लोग क्या किए, पार्टी मना रहे थे, उधर से फायरिंग चालू हो गया। फिर इधर से बुलाए, दोनों बोल बीच में अथू हो गए सब मिलके। अब फिर बाबा बैठा, फिर मेरे ससुर जी को माथे पर मार दिए। क्या पता क्या चीज, मतलब गोली दोनों तरफ से चली है? नहीं, मेरे तरफ से नहीं चली है। मेरे तरफ से खोज रहे थे कि आपके घर में गन है, बंदूक है। मेरे घर में 3 बार इंक्वायरी किए, कुछ नहीं मिला। आपके साथ 2 दिन पहले किस तरह की घटना हुई थी पिपरा गांव में? 2 दिन पहले सर तहसीलदार साहब आने वाले थे बूथ को लेकर के। ये जो है आज 50 साल से जो है बूथ हम लोगों के नंबर 1 स्कूल पे आई है। और जो है ये बागी जो है अपना बूथ करवाना चाहते हैं उधर दबंगई करने के लिए। तो वहाँ बागी का पूरा नाम क्या है? विजय सिंह बागी। जी जी। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये कोई पार्टी उटी नहीं है, ये चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो है तहसीलदार साहब आए थे, तो हम लोग यही कह रहे थे कि तहसीलदार साहब आ रहे हैं, जब भाई जज हैं वो आएंगे, जो जैसा फैसला करेंगे। तो ये जो है तहसीलदार साहब के साथ भी ज़बरदस्ती रुकवा करके नहीं, आप जो है आज ही वो करिए, जांच करिए। सरदार नगर में एक महिला व एक पुरुष मिले कोरोना पॉजिटिव। पीएससी सरदार नगर में एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि करते हुए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर हरिओम पांडे ने ये जानकारी दी। इसी बीच पंचायती चुनाव को लेकर ब्लॉकों पर हो रहे भीड़ के साथ नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी कोविड से बचाव के लिए सरदार नगर ब्लॉक पर बचाव हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना का एक नया ट्रेंड बदला हुआ सा है। इस बार बगैर लक्षण वाले संक्रमितों की संख्या पिछले साल के मुकाबले कहीं अधिक हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में 90 से 95% संक्रमितों के कोई लक्षण ही नहीं मिल रहे हैं। गोरखपुर जनपद में भी कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इस बार के संक्रमण के असर में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर संक्रमित मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। उनमें सर्दी या बुखार के सामान्य लक्षण भी नहीं हैं। जिले में इस समय 200 से अधिक सक्रिय संक्रमित हो गए हैं। इन संक्रमितों में सिर्फ 6 में कोरोना के लक्षण मौजूद हैं, बाकी बिना लक्षण के संक्रमित हैं। इन सभी को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे ने बताया कि संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमारी तो व्यवस्था पहले से ही है, पूरे साल भर से हमारी व्यवस्था चल रही थी, अभी भी व्यवस्था कायम है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमारी 300 बेड आरक्षित हैं, उसमें से 50 वेंटिलेटर हैं। सब अभी क्योंकि अभी हल्के सिम्टोमेटिक केसेस ही हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जो कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। हमारा वेंटिलेटर बिल्कुल खाली है। और अगर 300 से ज़्यादा पेशेंट अगर आते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इससे बाद भी आते हैं तो हमारा 100 बेड टीबी हॉस्पिटल है जो फुल्ली इक्विप्ड है, और उसको हम 2 दिन के नोटिस पर तैयार कर लें कि भर्ती के लिए। सर एक लास्ट सवाल है सर, अब जो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, तो क्या उसमें जो पहले सिम्टम थे उसमें अब ये सिम्टम नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी सामने आ रहा है? हाँ, इस तरह जो ट्रेंड आया हुआ है जिसमें कि बीमारी लक्षण बहुत ही नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर हम ऐसे रैंडम केसेस जिनको हम सैम्पलिंग के लिए ला रहे हैं, जो पकड़ करके जांच करा रहे हैं, तो उनको कोई सिम्टम नहीं, फिर भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये सीवियरिटी तो नहीं लग रही इस जो नया स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, क्योंकि पिछले ही 1 हफ्ते से हमारे पास हम 200 के ऊपर क्रॉस कर गए हैं पॉजिटिव केसेस से। तो ऐसा लगता है जिससे इन्फेक्शन रेट इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसकी सीवियरिटी कम है। इसको रोकने के लिए हमें वही 3 चीज़ों का सहारा लेना है, जिसमें हमें
मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जो भी वैक्सीनेट करा चुका है, वैक्सीन ले चुका है, उसको भी मास्क लगाना ज़रूरी है। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर को जाम और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम का प्रवर्तन दल आए दिन अभियान चलाता रहता है। उसी क्रम में आज महानगर के देवरिया बाईपास से लेकर चिड़ियाघर तक जीडीए और प्रवर्तन दल के संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। टीम ने सड़क के पटरियों पर लगे झुग्गी झोपड़ियों, फास्ट फूड की दुकानों के साथ साथ होर्डिंग्स को भी हटाया। लेकिन वहीं इस अभियान के तहत होर्डिंग्स बोर्ड को हटाते समय टीम द्वारा भेदभाव किया गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़क के किनारे लगे हुए कुछ बोर्ड्स को जेसीबी द्वारा हटाया गया, लेकिन शहर के एक बड़े निजी अस्पताल के बोर्ड को छुआ तक नहीं गया। मीडिया से बात करते हुए जीडीए विभाग के एक्सीएन RS दिवाकर ने बताया कि उनका अभियान प्रतिदिन चलता रहेगा। देवरिया बाईपास के दोनों तरफ इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। इसमें लोगों ने मटेरियल रख रखा है, इलीगल तरीके से जो बेच रहे मटेरियल सरकारी ज़मीन में रोड किनारे रख के उनको हटाया जा रहा है। और ये जो बार बार इन्फोर्समेंट कर लेते हैं, जैसे ये पेट्रोल पंप है, इसके किनारे पेट्रोल पंप का नक्शा तो पास है, लेकिन ये रोड के नाले और रोड के बीच में जो है ये ग्रीनरी है, इसमें बसें खड़ी कर रहे हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। इनको आज शाम तक का समय दिया गया, ये सुबह हटाएंगे, नहीं तो कल इनका ये सील कर दिया जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है होली का धमाकेदार ऑफर, बिग होली सेल। शुगर चिली अब आ गया है आपके घर तक। घर बैठे ही पाइए आटा, बेसन, दलिया, मैदा, सूजी के हर तरह के सामानों में 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्द अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से शुगर एंड चिली ऐप डाउनलोड करें और पाएं आकर्षक इनाम। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, LED, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, खासतौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, जहां तमाम बड़ी छोटी कंपनियां नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़ी हैं, वहीं कुछ सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां मौके की ताक में लगी रहती हैं और एक ही झटके में लाखों का वारा न्यारा कर एक रास्ता पकड़ लेती हैं। हमारी टीम ने एक ऐसा ही मामला खोज निकाला है दिल्ली NCR में। हमारी टीम नोएडा स्थित ASNM कंपनी के मुख्यालय पहुंची, जो एक डिफॉल्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अमेज नाउ चैनल की तरफ से आज एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी में पहुंचा हूं, जहां पर उनके ही कुछ सर्विस प्रोवाइडर ने उनके साथ पैसों की है बहुत बड़ी धोखाधड़ी, और इस पर ये कंपनी कानून का दरवाज़ा ठकठका रही है। और कंपनी के कुछ सीनियर ऑफिशियल के साथ मैं आपकी एक मुलाकात कराना चाहता हूं और आप जानेंगे कैसे कैसे इनके साथ धोखाधड़ी हुआ। आपका शुभ नाम जान सकता हूं? मेरा नाम गगन है। तो सर, आपकी कंपनी क्या करती है बेसिकली? देखिए, हमारी कंपनी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जहाँ हम ई-कॉमर्स की को कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अच्छा जी, इसी कुछ ऐसे हमारे कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमारे बिहाफ पे ई-कॉमर्स शिपमेंट्स को डिलीवर करते हैं और एग्रीमेंट के मुताबिक अगले दिन वो पैसा हमें जमा कर देते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर आपके पास कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखिए, जो मेन सर्विस प्रोवाइडर है हमारे मुंबई और कुछ मुंबई के डिलीवरी बॉयज़ हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पास पैसा हमारे कस्टमर को डिलीवर करा, पर हमारे पास जो कि अमाउंट 10 लाख के ऊपर होगा वो पैसा वापस नहीं किया और अपने पास ही जमा कर लिया, जो कि एक ट्रस्ट को तोड़ा गया है, एग्रीमेंट को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसी फ्रॉड की वजह से कंपनी एक फ्रॉड और IPC के सेक्शन के द्वारा दिल्ली कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज करने जा रही है। पर हमारी तरफ से इन सभी लोगों को ना ऑलरेडी नोटिस जा चुका है। अगर वो निर्धारित समय पे हमें रिप्लाई नहीं करते हैं तो हम कानून और तो आपको लगता है कि आप इन सभी चीज़ों पे आप कानून में, कोर्ट में आप जाके इसका अर्जी लगाएंगे और जिस कारण आप लोग एक विन-विन सिचुएशन में होंगे। तो सर, कितने का टोटल धोखाधड़ी हुआ है आपके साथ? ये हमारे जो धोखाधड़ी हुआ है वो है 10 लाख से ऊपर का हुआ है और हम ऑलरेडी कानून का हेल्प ले चुके हैं। हमारी लीगल टीम ने उनको नोटिस भेज दिया गया है। सेकेंडली, हम करना चाह रहे हैं अभी उनको, जब लीगल नोटिस अगर वो अपने समय पे पैसा नहीं जमा कराते हैं तो हम उन कंपनीज़ को कानून के लेके जाएंगे, केस करेंगे। पर सेकेंडरी
और हाईलाइट भी करेंगे उन कंपनीज का नाम और उन लोगों का नाम। आपके चैनल के जरिए भी बताना चाहेंगे, सभी लोगों को बताएंगे कि ऐसी फ्रॉड कंपनियों से लोगों से सचेत रहें। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे मिस्टर गगन, मेरा नाम रोहित है और मैं अमेज नाउ चैनल से बोल रहा हूँ। बिहार प्रांत में छिनैती लूट जैसी घटनाएं आज भी आम हैं। भले ही सीएम नीतीश और उनके नुमाइंदे पारदर्शी और कानून वाली सरकार देने का वायदा करते हों। बिहार के सासाराम जिले में आज सुबह एक कोरियर कंपनी के जिम्मेदार एक मोटरसाइकिल से कंपनी का तकरीबन 8 लाख रुपया बैंक में जमा करने जा ही रहे थे कि तभी सासाराम डेहरी के बीच आधा दर्जन मोटरसाइकिल पर हेलमेटधारी तकरीबन 6 लोग लोहे के रॉड के साथ आए और मारपीट कर 2 अलग अलग रास्तों पर निकल गए। पीड़ित राजेश श्रीवास्तव और उनका एक अन्य सहयोगी सुबह से ही स्थानीय थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल का मौके पर मुआयना करने के बहाने निकल गई और पीड़ितों को थाने पर बिठा रखा है। इस संबंध में पीड़ित राजेश का कहना है, यदि पुलिस अभी भी सतर्क हो जाए, बदमाश पकड़ लिए जाएंगे और लूटा हुआ रुपया भी मिल जाएगा। हम लोग आ रहे थे तेंदुआ बोरिंग की तरफ जा रहे थे, कोरियर कंपनी है हमारी डेहरी में, उस कैश लेके जा रहे थे। 3-4 दिन बैंक बंद था तो 7.5 लाख रुपया था और 5-6 लोग बाइक से आए हैं और यहाँ राड पर मारे हैं और यहाँ भी मारे हैं और मार के और कैश छीने हैं। उसके बाद से 2-3 मोटरसाइकिल सासाराम की तरफ कैश वाले लोग लेके चले गए हैं और ये लोग इधर डेहरी की तरफ चले गए हैं दौड़ाने पर। और उसके बाद से 6 बाइक थी, 5-6 बाइक थी टोटल। 6 बाइक थी, 2 बाइक उधर गए हैं और 4 बाइक डेहरी की तरफ गए हैं, 2 बाइक सासाराम की तरफ गए हैं। काफ़ी मैंने चोट भी लग गई और उसके बाद से थाने पर आए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ न कुछ वो करेंगे, यहाँ से शायद हम लोगों को कुछ इंसाफ मिले। कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि कोनो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है, ये हमारी अपनी खुद की कुरियर कंपनी थी और आज मैं ही खुद लेके जा रहा था और वो हमको उसमें हमको लगता है कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा अगर पुलिस चाहेगी तो। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में महानगर के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हॉल में एक सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन के दौरान रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ से संबंधित उनकी 9 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षक DN पांडे, अध्यक्ष दिनेश कुमार द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ समस्त टिकट चेकिंग स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान टिकट सदस्यों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को, जैसे चेकिंग स्टाफ का प्रशासनिक स्तर पर स्थानांतरण न करके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण कराए जाने, NER के टिकट चेकिंग स्टाफ के रेस्ट हाउस में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने सहित अन्य जरूरी मांगों पर चर्चा करने के बाद मांगों से संबंधित ज्ञापन पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को सौंप जल्द से जल्द निस्तारण कराने का अनुरोध किया। मंच पर उपस्थित अतिथि सांसद प्रवीण निषाद का स्वागत पुष्पगुच्छ व माल्यार्पण करके किया गया। मीडिया से बात करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जोनल महामंत्री रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि हम अपनी समस्या के समाधान के लिए एकजुट होकर आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज गोरखपुर में जोनल टिकट चेकिंग स्टाफ का जोनल मीट रखा गया है, जिसमें हमारे भारतीय रेल से हर कोने से टिकट चेकिंग स्टाफ आज यहाँ आए हुए हैं और जितनी भी टिकट चेकिंग कर्मचारियों की समस्या है उसको आज हम लोग एकजुट होकर के उसके समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के तत्वावधान में आज प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को सौंपा। विद्यालय प्रबंधकों का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से उनकी और अध्यापकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ हमारी तीनों मांगों को मांगते हुए आगामी 5 अप्रैल से सभी विद्यालयों को खोलने का आदेश दें, नहीं तो विद्यालय बंद होने की दशा में शिक्षण कार्य से जुड़े हर शिक्षकों और कर्मचारियों को एक सम्मानित राशि हर माह प्रदान करने का काम करें। मीडिया से बात करते हुए प्रबंधक शिवेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि विद्यालय बंद होने की वजह से हम शिक्षक और कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। जहां पर प्रबंधक तो भूखमरी के कगार पे हैं। सिर्फ यही नहीं, जो उनके टीचर्स हैं उनके घर भोजन तक नहीं बन रहा है, ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। जिन लोगों ने विद्यालय के फीस के भरोसे गाड़ियां खरीद रखी हैं उनके किस्त नहीं जा पा रहे हैं, बिजली के बिल वाले जा रहे हैं, तो जिनका बिजली का बकाया है उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। मैं सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये जो विद्यालय चला रहे हैं उनके संचालक उस
उससे जुड़े जो टीचर्स हैं, उससे जुड़े ड्राइवर, चपरासी, ये लोग क्या करें, अपना परिवार का जीवन यापन कैसे करें। हम सरकार के किसी प्रस्ताव से विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि उनका रोजगार कैसे चलेगा, वो अपने बच्चों बीवी को कैसे पालेंगे, वो अपने खर्च का निर्वहन कैसे करेंगे। इसी प्रस्ताव के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटरी व्यवसायी संघ के तत्वावधान में संघ के पदाधिकारियों ने लामबंद होकर अपनी 5 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अनुपस्थिति में न्यायिक प्रशासन अधिकारी रति भान को सौंपा। पटरी व्यवसायियों की मुख्य मांग है कि पटरी व्यवसायियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर कमेटी की गठन के साथ साथ सरकार द्वारा फेरी नीति लागू करने के साथ साथ अन्य मांगों को भी भारत सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि पटरी व्यवसायियों के साथ नगर निगम और जिला प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है। आज जो मुख्य आज वर्तमान में जो पटरी व्यवसायियों की समस्या है, जो मुख्यमंत्री जी निरंतर आदेश कर रहे हैं कि गोरखपुर शहर में जाम की समस्या को कम किया जाए, पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, क्योंकि पटरी व्यवसायियों का पीड़ा वो कहीं ना कहीं से जानते हैं, जाम की समस्या को कहीं ना कहीं से जानते हैं। वह निरंतर 4 साल से आदेश कर रहे हैं और नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन उनके आदेश का मजाक उड़ा रही है। आपके मीडिया के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पटरी व्यवसायियों को जो बसाने के लिए 429 दुकानें दी गई हैं, वो भी आज आचार संहिता में जिला प्रशासन ने एक अभियान ऐसे ही चला के पहले उजाड़ने का काम शुरू किया और एक कार्ड दे दिया, कहा कि आप लोग वहां जाके बस जाइए। कैसे पटरी व्यवसायी बस जाएंगे? सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।